हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर। कल हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था और पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझा। तो आज हम सेकंड चैप्टर को समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है तो आप लास्ट तक बने रहें और अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलें, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है प्रस्तर युग आदिम मानव, ठीक है। आज के इस चैप्टर में हम मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसका विकास किस प्रकार हुआ, वो सब बातें पढ़ेंगे और कौन सी जगह ऐसे क्या क्या हमें अवशेष मिले हैं जिनके बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि आदिम मानव के मूल स्थान रहे हैं, या किस प्रकार उन्होंने किस किस चीज़ का प्रयोग किया, किस धातु का प्रयोग किया, वो सब बातें आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट है मानव की उत्पत्ति व विकास। तो सबसे पहले आता है मानव की उत्पत्ति व विकास। तो विभिन्न विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 50,000 से 1,00,000 ईस्वी पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेटस नरवानर का जन्म हुआ था जो मानव के समान थे तथा ये वृक्षों पर रहा करते थे, ठीक है। तो कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से लगभग 50,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेट्स नरवानर का जन्म हुआ था जो मानव के समान थे परंतु वह वृक्षों पर रहा करते थे। धीरे धीरे प्राणी वृक्षों से नीचे उतर कर आए और पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख लिया और भूमि में रहने लगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि प्राइमेट्स क्या होते हैं, प्राइमेट्स का क्या अर्थ है। तो प्राइमेट्स का अर्थ है मनुष्य सदृश वानर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि मनुष्य जैसे कि हम आज के दिन में हम दिखते हैं अपने आप को, तो वैसे ही उस समय का वानर दिखता था, ठीक है। तो मनुष्य सदृश वानर। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों तथा इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है प्राइमेट्स के अंदर। तो प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ये आप बोल सकते हो कि प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। जो उस समय के प्राइमेट्स थे वो आज के मानव है, ठीक है। ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। अगर पूछे कि प्राइमेट्स कहाँ पर निवास करते थे तो पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। तो अभी हम एक मैप के द्वारा समझते हैं कि आदि मानव के मूल स्थान कौन से रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मैप है, इसमें पॉइंट डाल रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नरवानर दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। सेकंड भी पूर्वी अफ्रीका में ही पड़ता है आपका जिंजानथ्रोपस, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड, या तो फर्स्ट था आपका, ठीक है। थर्ड आता है आपका जावा मानव, ठीक है। जावा मानव ये रहा थर्ड आपका जावा मानव जो कि जावा जगह पे पड़ता है। उसके बाद आता है फोर्थ पेकिंग मानव चीन में, ठीक है। पेकिंग मानव ये रहा चीन में। उसके बाद निएंडरथल मानव जर्मनी में 5 नंबर पे, ये रहा आपका 5 नंबर। उसके बाद आता है 6 नंबर पे पिल्टडाउन मानव इंग्लैंड में, ठीक है। ये आपका 6 नंबर पे पिल्टडाउन मानव इंग्लैंड में। उसके बाद आता है आपका 7th क्रोमेगन मानव, ठीक है। क्रोमेगनन मानव फ्रांस में। तो ये रहा आपका 7 नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका होमोसेपियंस मानव पामीर, ठीक है। 8वां आपका ये रहा आपका पामीर होमोसेपियंस मानव, ठीक है। ये कुछ आदि मानवों के मूल स्थान रहे हैं जिनका हमें इतिहास पढ़ते हैं तो जब बोल सकते हो कि जैसे जैसे हमें प्रमाण मिलते गए उसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि ये कुछ प्रमुख मूल स्थान रहे हैं आदि मानवों के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका पुरापाषाण पैलियोथेलिक युग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में पैदा हुआ। इसमें बताया गया है कि मानव की उत्पत्ति कब से मानी गई है, तो अति नूतन प्लीस्टोसीन युग से मानी गई है। इसी समय गाय, हाथी और घोड़ा आदि का भी उद्भव हुआ, ठीक है। तो गाय, हाथी, घोड़ा आदि का उद्भव भी किस समय हुआ, जब मानव का धरती पर संभव हुआ था, ठीक है, जीवन संभव हुआ था। ये एक पॉइंट दे रखा है आपको कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पत्ति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। तो ये महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर कुछ नए तथ्य हमें मिले हैं, उनके विश्लेषण के आधार पर हम
ये बोल सकते हैं कि मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्रह काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में आदि मानव पत्थर के बहुत ही मतलब बोल सकते हैं औजार वो यूँ नहीं थे कि आजकल जैसे हम कुल्हाड़ी को देखते हैं या और भी बहुत से औजार जो मतलब सुदृढ़ तरीके से बने हुए हैं, वो उस समय ऐसे नहीं थे, अनगढ़ थे। मतलब वो कोई अजीब ही तरीके से थे। कोई पत्थर हो गया, उसको आगे डंडी घुसा के या फिर पत्थरों से ही कुछ अलग से औजार बना लिए, तो ये थे। ठीक है, और इनसे वो अपने शिकार वगैरह करते थे। भारत में पुरापाषाणकालीन मानव के शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। भारत में जो है पुरापाषाणकालीन मानव के शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस काल में मानव का जीवन एवं शिकार खाद्य संग्रह पर निर्भर था। ठीक है, अगर पूछे कि मानव का जीवन किसके ऊपर निर्भर था, तो जीवन शिकार के ऊपर और खाद्य संग्रह, मतलब शिकार करते थे और अपने खाने पीने की चीज़ों का संग्रह करते थे, भंडारण करके रखते थे, उसके ऊपर मानव का जीवन निर्भर था। उसके बाद आता है कि पुरापाषाण युग की अवस्थाएं। ठीक है, पुरापाषाण युग की क्या अवस्थाएं थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय पुरापाषाण युग को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, पुरापाषाण युग को 3 भागों में बांट दिया। पहला आता है आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग, दूसरा मध्य पुरापाषाण युग काल और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो 3 भागों में बांट दिया। तीनों को अभी हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम निम्न पुरापाषाण काल को, उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल को और उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल को। तो पहली अवस्था को पढ़ते हैं। तो पहली अवस्था को जो निम्न पुरापाषाण काल में मानी गई है, उसको माना गया है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य की जो टाइम पीरियड रहा, उसको निम्न पुरापाषाण काल में रखा गया है। दूसरी अवस्था जो कि 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच की है, वो मध्य पुरापाषाण काल की मानी गई है। और तीसरी अवस्था को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये टाइम पीरियड बांट दिया। इनके आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। वो टाइम पीरियड हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं निम्न पुरापाषाण काल को, जो कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक है, जिसका टाइम पीरियड। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, इस काल में मानव मूलतः क्वार्टराइज पत्थर का प्रयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो इस काल में जो मानव था वह क्वार्टराइज पत्थर का उपयोग करता था, और जो ये उपकरण थे उसके इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो वो 2 भाग कौन से हैं उनको अभी हम देखते हैं। ये आपका एक मैप दे रखा है इन्होंने अभी, इसमें इसने दर्शाया हुआ है कि पुरापाषाणकालीन स्थल कौन से रहे हैं। इसमें एक तो है आपका मिर्ज़ापुर, नेवासा, चिरकी, ये सब अभी हम पढ़ेंगे कि इनमें कौन से जगहों पर क्या क्या हमें पाया गया है। तो ये एक उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं। तो ये जो मिर्ज़ापुर है, यहाँ से बेलन घाटी के से पशुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये दर्शाए गए हैं पुरापाषाणकालीन स्थल। ठीक है, ये आप मैप देख सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग जगह इसमें दी हुई हैं, जो वर्तमान भारत की स्थिति है उसके आधार पर बांटे गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक पॉइंट दे रखा है, 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स का मतलब है हाथ से बनी कुल्हाड़ी, ठीक है, प्राप्त किया था। किसने? 1863 में किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, ये आगे भी आएगा। कहाँ से? पल्लवरम, ठीक है, पल्लवरम। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ इधर भी दे रखा है, नेवासा चिरकी का। महाराष्ट्र के नेवासा के निकट चिरकी में हस्त कुल्हाड़ी, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी, खुरचनी व बंधक पाए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लेस्टोसीन काल हिमयुग में हुआ था। ठीक है, इस काल में पृथ्वी पर की सतह पर बर्फ से, जो पृथ्वी थी हमारी, वह पूरी बर्फ से ढकी हुई थी, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 2 भागों में बांटा गया है उसको पढ़ते हैं। उससे पहले एक पॉइंट दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। इस काल में औजारों का प्रयोग करता होमो इरेक्टस था। ठीक है, होमो इरेक्टस था। उसके बाद हम आते हैं, पहला है आपका चॉपर चॉपिंग,
पेबुल संस्कृति। ठीक है, इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पंजाब की जो सोहन नदी घाटी है उससे प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त होने के कारण इनको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ये जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपके जो उपकरण हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, तो ये था आपका पहला चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। उसके बाद हैंड एक्स संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास, आधुनिक जो चेन्नई है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है, के समीप बादमदुराई तथा अतिपरकम से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। मद्रास में पाए जाने के कारण इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, हैंड एक्स संस्कृति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल में हम पढ़ रहे हैं पहला निम्न पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि इसको 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, आपका उच्च पुरापाषाण काल, तो ये हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाओजुकोजियन गुफा से प्राप्त हुआ, लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था। ठीक है, तो अब ये हम पढ़ रहे हैं जो निम्न पुरापाषाण, अगर पूछे कि क्या निम्न पुरापाषाण काल में आग का प्रयोग नियमित हो चुका था, तो नहीं। इसमें सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण एक जगह चीन में पड़ती है, चाओजुकोजियन गुफा, वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूटफुस अंग्रेज वैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम और नामक स्थान पर हैंडेक्स कुल्हाड़ी की प्राप्त की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अभी हमने मैप में भी देखा था कि पल्लवरम में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में हाथ से बनी कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। ठीक है, आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन या सोहन नदी घाटी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण काल युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन व सोहन नदी में घाटी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये एक ग्राफ के द्वारा दिया गया है, पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं एक बार। ये देखिए 3 भागों में बांट दिया। अभी हमने पढ़ा निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में शल्क संस्कृति हुई है, उसको 2 भागों में बांटा, सोहन घाटी पाकिस्तान में और बेलन घाटी मिर्जापुर में। ठीक है, तो ये बांटा हमने शल्क संस्कृति को। उसके बाद आता है आपका मध्य पुरापाषाण काल की फलक संस्कृति, इसको हमने बांटा 4 भागों में, सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी। ठीक है, उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल आता है, इसको शल्क फलक दोनों संस्कृतियां इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यह बाटी हमने बेलन घाटी और छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन जगहों पर ये संस्कृति पाई जाती है आपकी। ठीक है, और सोहन घाटी, बेलन घाटी में शल्क संस्कृति और फलक संस्कृति सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी में। और ये दोनों संस्कृतियाँ जो कि उच्च पुरापाषाण काल में आएंगी, वो बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आरंभिक पुरापाषाण काल के औजार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की नदी घाटी से पाए गए, तो मिर्जापुर जिले की बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। उसके बाद और कहाँ से मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं और शैलाश्रों चट्टानों से बने आश्रयों के में औजार मिले हैं, जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि भीमबेटका की गुफाएं, इंपॉर्टेंट करके आप इसको लिख सकते हो कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मध्य नर्मदा घाटी के हथनोरा होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली, भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। ठीक है, तो नर्मदा नदी घाटी
मध्य नर्मदा घाटी के हथनोरा होशंगाबाद, ठीक है, हथनोरा के होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट आता है आपका मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल, इसके बारे हम पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड हमने पढ़ा था 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक का है। इसमें पहला पॉइंट आता है, मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चर्टफिलंट आदि के पत्थर उपयोग होने लगे थे, ठीक है। ये इसी आधार पर बांटे गए हैं, जैसे कि अलग अलग समय पर बदलाव होते गए पत्थरों में, या फिर बोल सकते हैं उनके औजारों में, उन्हीं के आधार पर इनको बांट दिया गया, ठीक है। तो अभी क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चर्टफिलंट आदि पत्थरों का प्रयुक्त होने लगा। उसके बाद आता है, फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो फलक उपकरण की प्रधानता यानी कि फलक उपकरण ज़्यादा होने के कारण इस काल को फलक संस्कृति बोला जाता है। फलक क्या होता है? तो फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। तो फलक क्या होता है? एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर से तोड़कर बनाया जाता है। उसके बाद आता है, मध्य पुरा पाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। मध्य पाषाण का निम्न पाषाण पुरा पाषाण काल हमने पढ़ लिया, अभी मध्य पुरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं। उसमें पत्थर के फलकों से, फलक क्या बताया? एक औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है, तो उससे बनी वस्तुओं का उपयोग होता था, ठीक है। इस युग के मुख्य औजार फलकों के बने विविध प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी आदि थे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है क्या है कि इस काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया तथा श्रृंगार साधनों का भी प्रयोग होने लगा, ठीक है। बहुत से अवशेष हमको मिले हैं, उसी के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि इस काल में कुत्ते का पालन शुरू हो गया था, कुत्ते को पालतू पशु बना लिया गया था तथा श्रृंगार साधनों का भी प्रयोग होने लगा था। उसके बाद आता है आपका थर्ड, उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना बताया? 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का, ठीक है। यह आपका हो गया उच्च पुरा पाषाण काल। इस युग के उपकरण ब्लेड की तरह पतले व धारयुक्त होते थे, ठीक है। तो इस युग में किस प्रकार के उपकरण होते थे? जैसे आजकल की जो हमारी ब्लेड होती हैं उसकी तरह पतले व धारयुक्त यानी कि तेज होते थे। उच्च पुरा पाषाण अवस्था में विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं हैं, नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय, ठीक है। उच्च पुरा पाषाण काल में जो आजकल के हमारे मानव हैं, जो आजकल हम जैसे दिखते हैं, उस प्रकार के होमोसेपियंस का उदय हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका मध्य पाषाण युग के स्थल, ठीक है। ये एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है, तो इसको पहले देखते हैं, उसके बाद हम मध्य पाषाण काल युग में आखेटक और पशुपालक की ओर चलते हैं। तो मध्य पाषाण काल के स्थल कहाँ कहाँ पर मिले हैं? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो मध्य प्रदेश में 3 जगह हैं, आदमगढ़, भीमबेटका और बोधौर सिद्धि के नंबे। आदमगढ़ पड़ता आपका होशंगाबाद में, उसके बाद भीमबेटका भोपाल के समीप और बोधौर सिद्धि के समीप, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में बागौर, भीलवाड़ा जगह सुना होगा आपने, भीलवाड़ा नाम, ठीक है। तो ये राजस्थान के बागौर में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पर? महादहा, और या बोल सकते हो आप इसको महदहा, और दूसरी है सराय नाहर राय, ठीक है। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ के समीप पड़ता है, और ये महादहा मेजा के समीप पड़ता है। उसके बाद बिहार के पायसरा में, ठीक है, पायसरा मुंगेर के समीप पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ आपके मध्य पाषाण युग के स्थल जगह, ठीक है। अभी हम इसके डिटेल में पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल आता है आपका मिसोलिथिक युग, आखेटक तथा पशुपालक। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, प्रशस्त्र युगीन संस्कृति में 9000 ईस्वी में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ जिसे मध्य पाषाण युग कहा गया। तो इसमें बताया गया है कि आपकी मध्य पाषाण युग किसे कहा गया है? तो प्रशस्त्र युगीन संस्कृति में 9000 ईस्वी में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ था जिसे मध्य पाषाण युग कहा गया। यह पुरा पाषाण युग नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण युग है। तो हमने अभी पढ़ा पुरा पाषाण युग, उसके बाद हम पढ़ेंगे नव पाषाण युग। तो ये जो मध्य पाषाण युग है, इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड है, ठीक है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में
जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल, ठीक है, क्राइलर द्वारा 1867 में विद्या क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई, ठीक है। तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब प्राप्त हुई? 1867 में CL क्राइल द्वारा खोजी गई, ठीक है, ये बोल सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मध्य पाषाण युग के लोग शिकार कर, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। इस युग के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और वस्तुओं, जो खाने की वस्तुएं होती हैं उनका संग्रह भंडार करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ थे, ठीक है, माइक्रोलिथ प्रमुख थे। इसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल। ये जो भारत की वर्तमान स्थिति है उसके आधार पर दर्शाए गए हैं मैप में, उसको देखते हैं एक बार। ये जगह दे रखी है आपकी बागोर, यहाँ पर मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है बगहीखोर, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से मध्य पाषाणिक उपकरण, हस्तनिर्मित मृद भांड, पालतू जानवर से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट दे रखे हैं इंपॉर्टेंट से, ये अलग अलग जगह दे रखी हैं, आप इसको मैप में अच्छे से देख लेना। मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं ये, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आता है टेरी। टेरी जो जगह है वो है आपकी बालू के टिल्लों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है, ठीक है। तो बालू के जो टिल्लो हैं उनको स्थानीय, जहाँ पे जो साउथ में स्थानीय भाषा है उसमें टेरी कहा जाता है। ये कुछ एक बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक पॉइंट दे रखा है, मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य पाषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु था? तो वह था आपका कुत्ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थिपिंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे थे। मानव के जो अस्थिपिंजर बोल सकते हो, जो हड्डियां वगैरह जो भी हैं बोल सकते हो, वो कब से मिलने शुरू हुए थे? मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश। ये जगह दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। तो राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए गए हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे, यह भी हमने पढ़ा था। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, ठीक है। तो भीलवाड़ा जिले के बागोर में, बागोर हमने अभी देखा था, ठीक है। तो वह आपका सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के में बाघ और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट नवपाषाण, नियोलिथिक युग, खाद्य उत्पादक, ठीक है। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यूनानी भाषा का नियो जो शब्द है वह नवीन के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। तो नियोलिथिक युग हो गया, इसी वजह से इसको नवपाषाण कहा जाता है, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ होता है नवीन, ठीक है, जो कि सबसे नया है। भारत में नवपाषाण काल से संबंध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में, कब? 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से उपकरण की खोज की थी, ठीक है। तो सबसे पहले किसने खोज की? नवपाषाण युग में भारत में डॉक्टर प्राइमरोज, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे, ठीक है, ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ला मसूरिये ने इस काल के
प्रथम प्रशस्त्र उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए। ये कुछ एक फैक्ट हैं, आप या इनको नोट भी कर सकते हो अलग से कॉपी में कि सबसे पहले किसने किया। 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक के लिंगसुगुर से, और उसके बाद 1860 में ला मुसूरिये ने इस काल के प्रथम प्रशस्त्र उपकरण का उत्तर प्रदेश की टोंस नदी से प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली जिसका समय लगभग 7000 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। ठीक है, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो मेहरगढ़ में। उसके बाद आता है इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से चावल या धान के प्राचीन। आपसे पूछेगा कि नवपाषाण काल में चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ से चावल व धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में ये हो गया आपका नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग स्थायी घर बनाकर रहते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे वो सबसे पहले कब से, नवपाषाण युग से ही मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि हाँ नवपाषाण युग में ही सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन है। तो आपसे पूछेंगे कि कौन से काल में कृषि व पहिए का आविष्कार हुआ था, तो नवपाषाण काल में कृषि व पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, पहिए का आविष्कार बहुत बार पूछा गया है आपका। आगे बढ़ते हैं। इस युग के लोग पत्थर के पोलिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुर्ज होम, जिसका अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है जहाँ युगमित शवदाह के प्रमाण मिले हैं। बुर्ज होम के लोग खुरदरे धूसर मृत भांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। ठीक है, बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, उसके बाद ये एक ग्राफ के तौर पर दे रखा है नवपाषाण युग के स्थल, कौन सी जगह नवपाषाण युग के स्थल है। तो उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान और उत्तरी सिंधु प्रणाली, बलूचिस्तान के मेहरगढ़, किलीगुल मोहम्मद और राना घुंगडई। ठीक है, ऊपरी सिंधु प्रणाली के हैं आपके जलीलपुर और सरायखोला। उसके बाद कश्मीर में झेलम घाटी, बुर्ज होम और गुफकराल। उसके बाद उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा, महदहा। ये आगे हम देखेंगे कि मैप में जो भारत का वर्तमान मैप है उसमें इनकी स्थिति अभी हम देखेंगे। बिहार के चिरांद, शेनुआर और पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल के पांडु राजाडिब्बी और असम के सारुतारू और मार्कडोला। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के कर्नाटक के हैं ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाईकनाल, कुपकाल, मास्की, पल्लवाय, संगनकुलू, तकल कोटा। आंध्र प्रदेश के हैं नागार्जुन कोंडा, पिक्किली, हल व उतनूर। तमिलनाडु के पेयमपल्ली। ठीक है, ये कुछ जगह हैं नवपाषाण काल के। इसमें आगे आता है, अभी हमने पढ़ा था गुफकराल। ठीक है, नवपाषाण स्थल गुफकराल जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। ठीक है, कुम्हार जहाँ पर रहते थे। इस काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे, अभी हमने पढ़ा था। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब तक क्या था, पत्थर के औजार होते थे। ठीक है, पहले बेढंगे होते थे, फिर उनको ब्लेड के समान माप बनाया गया, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग उनमें बदलाव आते गए। लेकिन अभी क्या हो गया, अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजारों का, हथियारों का प्रयोग होने लगा। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक ऐसी जगह है
एक ऐसी स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है चिरांद जगह, जहाँ से बहुत ही हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। इसका प्रमाण अतीरमपक्कम मद्रास से तांबे की कुल्हाड़ी है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि कौन सी धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मानव ने किया, तो वह है आपकी तांबा। ठीक है, तो तांबा सर्वप्रथम प्रयोग का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मद्रास के अतीरमपक्कम, जहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृत भांड ताम्रपाषाण मृत भांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। ये आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन उसकी कई बस्तियाँ जैसे दायमाबाद और इनामगांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृत भांडों का प्रयोग किया था, जिसमें काले व लाल रंग के मृत भांड मुख्य थे। उसके बाद आता है ताम्रपाषाण युग के लोग सामान्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका प्रयोग कभी कभी होता था, ज़्यादा नहीं होता था, कभी कभी प्रयोग इनका होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नगन मूर्तियाँ की भी पूजा होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, ईमान गांव एक जगह पड़ती है, उसमें बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिलती हैं। ये आपका मैप है, नवपाषाणकालीन स्थल इसमें दर्शाए गए हैं। ठीक है, हमने पहले मध्य पाषाणकालीन स्थल पढ़े थे, अभी आपका नवपाषाणकालीन स्थल आ गए। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। ये प्रत्येक मैप दिया गया है, आप इसको बार बार देख सकते हो, मैप के द्वारा अच्छे से समझ में भी आएगा पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इसमें एक जगह दे रखी है महदहा। अब महदहा के बारे में अभी हमने पढ़ा था, जहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास कहाँ पर हुआ? नागार्जुन कोंडा में। कपड़े निर्माण का प्रथम साक्ष्य पय्यमपल्ली में। टेरी बालू के टिल्लों का स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता था। ठीक है, ये सब बातें हमने पहले भी पढ़ी हैं और इनमें से कुछ एक बातें अभी आगे भी आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाणिक स्थल। ठीक है, ये एक ग्राफ सा दे रखा है, ये पहले ही पढ़े थे हमने। कर्नाटक के कुछ एक जगह हैं, तमिलनाडु की हैं, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इनको आप एक बार देख लेना। अब आते हैं आपके ये एक पॉइंट रहता है, सघन कुल्लू एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ मृत भांड नहीं मिले हैं। ठीक है, सघन कुल्लू। इसके बाद आता है, ये आपके मैप में दर्शाए गए हैं और ये पॉइंट वाइज क्लियर किए हुए हैं, बात वही है। ठीक है, तो पिकलीहल वर्तमान कर्नाटक में है, यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। ठीक है, पहले ये इधर उधर घूमते रहते थे, भोजन समाप्त हुआ तो और भोजन की तलाश में दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन नवपाषाण युगीन के लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। उसके बाद आता है मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी युग में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट दिए गए हैं जो कि पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, और ये मैप के द्वारा दर्शाए गए हैं और ये अलग अलग पॉइंट भी दे दिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जलीलपुर, पाकिस्तान में जो पड़ता है। मछली पकड़ने का साक्ष्य जाल डुबाने की पक्की मिट्टी में की गुहिकाएँ मिली हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जलीलपुर पड़ता है, वहाँ से मछली पकड़ने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद आता है भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से के आसपास प्रारंभ हुआ। चावल, गेहूं एवं जौ आदि कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उगाई जाने लगी। चावल की खेती, गेहूं की, जौ की आदि की खेती जो है वो नवपाषाण काल से ही
होने लगी थी। ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती अभी नवपाषाण काल से हमें प्राप्त हो चुकी है, साक्ष्य मिल चुके हैं इनके। ठीक है, तो ये नवपाषाण कालीन स्थल पढ़ते हैं कुछ, ये 3 पॉइंट बना रखे हैं। पहले जगह का नाम और फिर राज्य का कि कौन से राज्य में ये जगह पड़ती है और उस जगह से क्या हमें प्राप्त हुआ है, वो सब बातें इसमें बताई गई हैं। तो पहला आता है आपका बुर्जहोम। बुर्जहोम पड़ता है आपका कश्मीर में। यहाँ से हमें क्या मिला है, यह श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढा घर का प्रमाण 1935 में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? डी टेरा व पीटरसन के द्वारा खोजा गया था। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। अगर पूछे कि गर्तावास से हमें क्या मिला है, तो यहाँ के लोग इस खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे पूछेगा कि कौन सी जगह ऐसे कब्रों में कुत्ते को साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो ये वह आपकी बुर्जहोम गर्तावा इसमें कश्मीर में जो पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गुफर कराल, कुम्हार की गुफा जगह है कश्मीर में जो पड़ती है, श्रीनगर से 41 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? गुफकराल। ठीक है, कुम्हार की गुफा जिसका अर्थ होता है। इसके अतिरिक्त पत्थर व अस्थियों से हड्डी निर्मित औजार, धूसर, मृद भांड, सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण व हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। यहाँ से गेहूं, मटर, जौ, मसूर आदि के दाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल से गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद महदहा जगह जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है आपकी, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। किसके? गोलाकार झोपड़ियों के। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? महदहा से, उत्तर प्रदेश में जो पड़ती है। उसके बाद आता है आपका कोल्डी हवा। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है। यह इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईस्वी पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। उसके बाद सगनकल्लू, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। यह मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन दी हुई है यहाँ पे। यहाँ से राख की टिल्ले प्राप्त हुए हैं। ये टिल्ले पशुबाड़ों के स्थल थे। राख के टिल्ले हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कर्नाटक के सगनकल्लू से। उसके बाद आता है पिकली हल कर्नाटक में पड़ता है। नवपाषाण काल निवासी पशुपालक थे। ये गाय, बैल, बकरी व भेड़ आदि पालते थे। यहाँ के से राख के ढेर व निवास स्थल दोनों मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के पाषाण उपकरणों व हस्त निर्मित रस्सी छाप मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 9th आपका सारूतारू असम। गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है आपका चिरांद बिहार में पड़ता है। यह बिहार के सारण जिला है जो बिहार में, उसके स्थित ताम्रपाषाणकालीन व नवपाषाणकालीन स्थल है, जहाँ से प्रचुर मात्रा में अस्थियों एवं सिंगों से निर्मित उपकरण मिले हैं। ठीक है, अस्थियों एवं सिंगों से निर्मित उपकरण मिले हैं। यहाँ के लोग बैल, हाथी, बारहसिंगा, गेंडा आदि पशुओं से परिचित थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह है कि लोग बैल, हाथी, बारहसिंगा नवपाषाण काल में जो थे वो परिचित थे? तो वो थे आपके बिहार के चिरांद से। वे बांस बल्ली की झोपड़ियाँ बनाते थे और धान, मसूर, गेहूँ, मूंग, जौ आदि की कृषि करना जानते थे। ठीक है, धान, मसूर, गेहूँ, जौ की कृषि करना जानते थे। उसके बाद आता है आपका लास्ट दाऊजली। ठीक है, दाऊजली जो कि असम में पड़ता है आपका। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो दाऊजली जो कि असम में पड़ता है। ठीक है,
तो ये था आज का आपका सेकंड चैप्टर जो कि ख़त्म होता है यहाँ पे। आज के इस चैप्टर में हमने अलग अलग काल पढ़े हैं, उनमें कौन सी जगह पर कौन सा काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो सब हमने पढ़े हैं, और कौन सा साक्ष्य कौन सी जगह से प्राप्त हुआ है वो सब हमने पढ़े हैं। नवपाषाणकालीन स्थल पढ़े हैं, और आपके पुरापाषाणकालीन स्थल पढ़े हैं, और मध्यपाषाणकालीन स्थल पढ़े हैं। ठीक है, उनके बारे में पूरी डिटेल जानी है, कौन सी जगह से क्या हमें प्राप्त हुआ है। कुछ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और रिवाइज करना। इसकी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका थर्ड चैप्टर, धीरे धीरे करके इस पूरी बुक को हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं थर्ड चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।